हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आइए इस वीडियो में हम करेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है उसके प्रश्न उत्तर हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है, रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखिए। जो रेडियो पे समाचार प्रसारित होता है उसके लिए पहले एक प्रिंटेड कॉपी तैयार की जाती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। आंसर लिखना है आपको कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी में एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पहली विशेषता ये आपको ये लिखनी है कि 12 से 13 शब्द होने चाहिए। दूसरा लिखना, अगर आप चाहो तो वैसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो ना, पॉइंट बना बना करके। पहला पॉइंट 12 से 13 शब्द। दूसरा लिखना है, वाक्यों में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि वाक्यों में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जो उच्चारण में कठिन शब्द हो उनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो संक्षिप्ताक्षर होते हैं, संक्षिप्त अक्षर, वो नहीं लिखने चाहिए, पूरा शब्द लिखना चाहिए ताकि समाचार वाचक को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तीसरा पॉइंट लिखना, आपको 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, अंकों में नहीं लिखे बल्कि शब्दों में लिखे। और 11 से 999 तक जो अंक होते हैं इन्हें अंकों में लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट बना करके जो है वो इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। पहला वाला जो फर्स्ट वाला लिंक है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पर प्रोवाइड करा दूं। दूसरा प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? तो जनसंचार के 4 माध्यम हैं, याद रखिएगा। जनसंचार के प्रमुख माध्यम है 4। एक है प्रिंट मीडिया, दूसरा है टीवी, तीसरा है रेडियो और चौथा है इंटरनेट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सारे के सारे पूरा देखिएगा वीडियो। आगे लिखना, आपको इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है ना। ये जो चारों माध्यम हैं जनसंचार के, इसकी लेखन शैली में अंतर है और साथ ही साथ समाचारों की प्रस्तुति में भी अंतर है। अखबार पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है और टीवी देखने के लिए होता है। लेकिन जो चौथा माध्यम है इंटरनेट, इस पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी। 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी रोजाना की तरह, तो आप सब लोग ज्वाइन करिएगा। वहां पर हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। जो आपके रिक्त स्थान वाले और जो वन लाइनर अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो सारे के सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइएगा आज शाम को 8 बजे लाइव। नेक्स्ट है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। एंकर बाइट का अर्थ होता है कथन। अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट यानी कथन दिखाई जाती हैं। किसी घटना के बारे में जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं या फिर जो संबंधित, उस घटना से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनका कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घटित हुई तो उस घटना से संबंधित जो व्यक्ति है उससे पूछा जाएगा, है ना। जो वहाँ पर संवाददाता पहुँचेगा वो उससे पूछेगा भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारी जानकारी उससे लेकर के, और वो जो व्यक्ति बोलेगा वो का वो टीवी पर दिखाया जाएगा। या फिर जो घटना हुई उस समय उस घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनकी बात दिखाई जाएगी, उनकी बात सुनाई जाएगी। तो वो जो सुनाया जाएगा उसे बाइट कहते हैं। ठीक है, एंकर बाइट यानी वो कथन होता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या माध्यम आते हैं? अब देखिए, सबसे पुराने माध्यम की बात हुई है जनसंचार की, सबसे पहले की, तो आपको लिखना है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम स्वयं मनुष्य है। पौराणिक काल के देवर्षि नारद को प्रथम समाचार वाचक माना जा सकता है। महाभारत काल में संजय की परिकल्पना भी अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था को इंगित करती है। कालांतर में जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता तक पहुंचाने हेतु प्रयोग किया गया शिलालेख और पट्टिका का प्रयोग, गुफा चित्र, विविध नाट्य रूप यथा कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि इसी माध्यम के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करिए, पूरा का पूरा इन्हें याद कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। तो देखिए कि जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, केवल बात उनकी दिखाई जाती है, मेन खबर जो दृश्य है, जो चित्र है, जो पिक्चर है, जो वीडियो है, वो अगर नहीं पहुंचा होता है तो एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाता है। जो रिपोर्टर से सूचना मिली बस वही सूचना दिखाई जाती है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। मतलब दृश्य अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो उसे ड्राई एंकर कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यानी प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम का मतलब होता है प्रिंट मीडिया, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यानी जो अखबार छापे जाते हैं तो अखबारों की क्या विशेषताएं हैं, इसका मतलब ये है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मुद्रित माध्यम की सबसे प्रमुख विशेषता या शक्ति यह है कि मुद्रित शब्द स्थायी होते हैं। प्रिंटेड जो शब्द होते हैं, जैसे समाचार पत्र है, कोई पत्रिका है ना, ये जो शब्द जो होते हैं इसके वो प्रिंटेड होते हैं, उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। मतलब वो भागेगा नहीं कहीं पर। जैसे टीवी में अगर कुछ दिखाया जा रहा है और स्क्रीन पर जो चल रहा है अगर हमने टाइम पर नहीं पढ़ा तो वो तो निकल जाएगा आगे। इसी तरीके से रेडियो में जो सुनाया जा रहा है अगर हमने समय पर नहीं सुना तो वो तो आगे चली जाएगी बात। लेकिन समाचार पत्र में या फिर जो भी प्रिंट मीडिया है ना, पत्र पत्रिका जो भी है, उसमें जो चीज़ लिखी हुई है, प्रिंटेड है, वो स्थायी है और उसे हम धीरे धीरे पढ़ सकते हैं तथा उस पर सोचा जा सकता है। किसी समाचार पत्र को पढ़ना किसी भी पृष्ठ से शुरू किया जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता ये, पॉइंट वाइज आप लिख दीजिए ना, एक एक पॉइंट बना करके आप इसे लिखेंगे तो और भी अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी पृष्ठ को पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और संदर्भ की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसकी भाषा व्याकरण सम्मत और अनुशासित होती है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का साधन है। तो ये सारी की सारी लिखनी है प्रिंट मीडिया की विशेषताएं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, 7वां प्रश्न, प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं। क्या क्या लाभ हैं प्रिंट मीडिया के, है ना। मुद्रित माध्यम के लाभ क्या हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं इनके लाभ क्या हैं। तो लिखना है आपको कि प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे, दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। अभी जो हमने ऊपर वाला जो प्रश्न किया वो और ये दोनों लगभग मिलते जुलते ही हैं। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। संदर्भ की तरह इस्तेमाल करने का तात्पर्य है कि बाद में अगर हमें कहीं प्रूफ के तौर पर दिखाना पड़े कि देखो ये पहले इसी टाइप की घटना हुई थी, इसमें ये चीज़ें हुई थी, तो इसे संदर्भ कहते हैं। तो हम बाद में इसे जो है वो संदर्भ के तौर पर कहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इन्हें पॉइंट वाइज, है ना, जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए कि इसे धीरे धीरे दोबारा मर्जी से पढ़ा जा सकता है, पॉइंट दूसरा यहाँ पे लगाइए और एक लाइन में एक पॉइंट, है ना, उसके बाद नीचे ये दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखें तो बढ़िया रहेगा। आगे है, आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। अगर वर्तमान आधुनिक दुनिया की बात करें तो इसमें जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्यों है, क्योंकि जनसंचार के 4 माध्यम हमने देखे हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। तो इसमें सबसे पुराना माध्यम क्या है। प्रिंट मीडिया की अगर बात करें यानी मुद्रित माध्यम जो है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। तो जनसंचार के जो 4 माध्यम है अभी, उसमें प्रिंट मीडिया सबसे पुराना माध्यम है, यानी पत्र पत्रिकाएं, अखबार, ये सबसे पुराना माध्यम है। आधुनिक युग का प्रारंभ ही मुद्रण या छपाई के आविष्कार से हुआ। यद्यपि मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ, पर आज हम जिस छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस को देखते हैं इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। तो ये जो पूछा गया है कि सबसे पुराना माध्यम क्या है, तो प्रिंट मीडिया जो है वो जनसंचार, आधुनिक काल में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है। लिखेंगे आप, ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम फ्लैश भी है। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचारों को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है कि कम से कम शब्दों में जो समाचार है उसे लोगों के सामने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो है वो डाला जाता है, पहुंचाया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, बस ये लाइन दिखाई जाएगी, है ना। अब देखिए चित्र वगैरह बाद में आते रहेंगे, इसकी पूरी डिटेल बाद में आती रहेगी, बस तुरंत जो सूचना पहुंचाई जाती है लोगों के सामने ब्रेकिंग न्यूज़ करके, तो उसमें ये लिखा जाएगा जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, 2 रेलगाड़ियों की टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम किस प्रकार है।
इसके हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो मुद्रित माध्यम है ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसमें गंभीर और गूढ़ बातें भी लिख सकते हैं। इसका कारण यह है कि पाठक साक्षर होता है और उसके पास न केवल समझने और सोचने का समय होता है बल्कि उसमें योग्यता भी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11वां, एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? एन कोडिंग मतलब जो समाचार, जो संदेश हम किसी को भेजते हैं तो उसके टोटल 7 चरण हैं। उसके 7 चरण हैं, स्रोत हो गया, उसके बाद एन कोडिंग हो गया, उसके बाद माध्यम हो गया, उसके बाद में डी कोडिंग हो गया, उसके बाद में प्राप्तकर्ता हो गया, उसके बाद में फीडबैक हो गया। तो पूरा इसकी एक सर्कल रहता है, पूरा का पूरा इसका एक डायग्राम बनता है। तो उसमें एन कोडिंग आता है। एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या फिर ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। भाषा जो है वो भी एक प्रकार का क्या है? कूट चिन्ह है या फिर उस कोड है। तो अब डायरेक्टली कोड को तो जो रिसीवर होता है वो समझ नहीं पाएगा, जो प्राप्तकर्ता होता है वो उस कोड को तो समझ नहीं पाएगा। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों को संदेश बांधना कूटीकरण या फिर एनकोडिंग कहलाता है। जो संदेश हमने भेजा है वो तार के माध्यम से जाएगा या फिर वायरलेस जाएगा तो वो कूट के माध्यम से जाएगा, लेकिन जैसे ही प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा तो फिर उसकी एनकोडिंग की जाएगी और एनकोडिंग के बाद फिर जो है वो भाषा के रूप में जो है उसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इसे एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यम की प्रमुख कमियों के बारे में आप क्या जानते हैं? जो प्रिंट मीडिया है, अभी हमने उसके लाभ देखे थे प्रिंट मीडिया के, कि हम इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, हम इसे मर्जी से जितनी देर चाहे उतनी देर पढ़ सकते हैं, हम किसी भी प्रश्न से शुरू कर सकते हैं, हम इसे संदर्भ के तौर पर जो है बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारी हमने उसकी विशेषताएं या फिर उसके लाभ देखे थे। अब यहाँ पर ये प्रश्न ये है कि इसकी कमियाँ क्या क्या हैं। तो देखिए, मुद्रित माध्यम की मुख्य कमियाँ ये हैं। पहला तो ये है कि जो मुद्रित माध्यम यानी जो प्रिंट मीडिया है, इसकी कमी या कमजोरी यह है कि यह निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है। अब देखिए, अगर टीवी है, रेडियो है तो उसको तो सुनना होता है, तो कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो इसे पढ़ नहीं पाएगा, प्रिंट मीडिया को पढ़ नहीं पाएगा। तो ये जो अनपढ़ जो लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उनके लिए अनुपयोगी है। दूसरा ये है कि मुद्रित माध्यम के लेखक को पाठकों की योग्यता, रुचियों और जरूरतों का ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट लिखना है, ये जो है ना, जैसे इसमें पॉइंट लिखे हो ना, वैसे पॉइंट वाइज आप उत्तर लिखें किसी भी प्रश्न का। अगर इस प्रकार की विशेषताएं, कमियां, लाभ, हानियां पूछी जाती हैं तो वो आपको पॉइंट में लिखनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मुद्रित माध्यम एक निश्चित समय सीमा में प्रकाशित होते हैं, अतः इसमें रेडियो, टीवी या इंटरनेट की भांति तुरंत घटी घटनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ये एक निश्चित समय पर, अगर पहले दिन मॉर्निंग में अखबार आया हमारे पास तो फिर दूसरे दिन आएगा, ठीक है, या फिर तीसरे दिन जो साप्ताहिक होते हैं वो 7 दिन में एक बार आते हैं, इस तरीके से आएगा। लेकिन रेडियो पर और टीवी पर जो है वो निश्चित एक घंटे के भीतर या आधे घंटे के भीतर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, और इंटरनेट में तो पल पल जो है वो खबरें अपडेट होती रहती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण विवरण का वास्तविक रूप से परिचय कराना या उस बिंदु पर पहुंचाना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की दिशा में परिवर्तित होता हो, उसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स का मतलब होता है उच्चतम पॉइंट, है ना, उच्चतम किसी भी घटना का वो पॉइंट जहां पहुंच करके सारी बात हमें समझ में आ जाए, वो क्लाइमैक्स कहलाता है। 14वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यम के लेखक और पत्रकारों को क्या सावधानी रखनी पड़ती है? जो प्रिंट मीडिया के लेखक होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी होती है? तो आइए फटाफट से कर लेते हैं, इसको कई बार हमने रिपीट कर दिया। प्रश्न यह है, तो उत्तर लिखेंगे कि मुद्रित माध्यम के लेखक और पत्रकारों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान, शैक्षिक योग्यता तथा रुचियों का ध्यान रखना पड़ता है। उनको प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री की समय सीमा के प्रति भी सावधान रहना होता है। उनको सामग्री की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें प्रकाशित सामग्री को छापने से पूर्व शुद्ध करने में पूरी सावधानी रखनी होती है। लेखन में तारतम्य और स्वाभाविक प्रभाव बनाए रखना जरूरी होता है। इस तरीके से ये सारी चीजें उन्हें ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या उसकी लेखन शैली है। उसकी लेखन शैली ही हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, क्यों है इसकी लेखन शैली सबसे बड़ी समस्या? क्योंकि अन्य भाषाओं की भांति इसका कीबोर्ड अभी भी बाजारों में उपलब्ध नहीं है। इसका हिंदी का कीबोर्ड नहीं है, इंग्लिश का कीबोर्ड तो मार्केट में है, बाकी भाषाओं के भी कई भाषाओं के कीबोर्ड बन गए हैं, लेकिन हिंदी का कीबोर्ड अभी भी नहीं बना है। इसलिए हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सी की पर कौन सा हिंदी का जो है वो वर्ण होता है। एक निश्चित रूपरेखा का कीबोर्ड नहीं होने के कारण लेखन जो है वो एक कठिन विषय है।
और नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, रेडियो के विषय में आप क्या जानते हैं। हमने प्रिंट मीडिया के जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में हमने प्रिंट मीडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखिए आइए थोड़ा सा यहाँ पर रेडियो के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में हम पढ़ रहे हैं अभी जनसंचार के विभिन्न माध्यम। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में हमने सबसे पहले प्रिंट मीडिया के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके हमने गुण देख लिए, उसके हमने दोष देख लिए, उसके लाभ देख लिए, प्रिंट मीडिया होता क्या है वो देख लिया। अब हम बात करेंगे इसका जो दूसरा माध्यम है रेडियो। तो रेडियो के विषय में आप क्या जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, मतलब इसे हम सुन सकते हैं, जिसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों पर आधारित होता है। यह पूर्णतया श्रोताओं से संचालित माध्यम है। रेडियो का श्रोता अखबार की तरह स्वतंत्र नहीं होता, मतलब उसे अखबार में तो वो स्वतंत्र है, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो समाचार बुलेटिन को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होता है। उसमें किसी समाचार को पहले या बाद में अपनी मर्जी से सुनने की सुविधा श्रोता को नहीं होती है। श्रोता न तो इधर उधर जा सकता है और न ही किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का सहारा ले सकता है, क्योंकि अगर वो लेगा तो वो तो समाचार तो आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है वो रेडियो समाचार है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है, नई पीढ़ी में इंटरनेट के अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है। तो आपको लिखना है कि नई पीढ़ी को अब समाचार पत्र पर समाचार पढ़ने में आनंद नहीं आता। उन्हें स्वयं को समय समय पर यानी पल पल समय समय पर से एक अच्छा शब्द अगर आप रहेगा यहाँ पर, अगर ये लिखते हैं कि उन्हें स्वयं को पल पल अपडेट रखने की आदत पड़ गई है। यही कारण है कि जो नई पीढ़ी है ना, युवा पीढ़ी जो है ये इंटरनेट की दीवानी है। इंटरनेट द्वारा सूचना विज्ञान और निजी तथा सार्वजनिक संवाद का आदान प्रदान कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, रेडियो समाचार की संरचना की शैली के बारे में लिखिए। तो देखिए रेडियो समाचार की संरचना के बारे में लिखते हैं कि रेडियो समाचार लेखन अखबारों से सर्वथा भिन्न होता है। रेडियो समाचार का लेखन या संरचना अखबारों या टीवी की भांति उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। इसमें भी है तो वही उल्टा पिरामिड शैली, है ना। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्टा पिरामिड शैली जो इसके 3 भाग होते हैं, और ये हम डिटेल इसको जो है वो आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है जो समाचार लेखन की शैली होती है। जनसंचार के सभी माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें इसी शैली में लिखी जाती है। जो उल्टा पिरामिड शैली है ना, इस शैली में समाचार लिखे जाते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार के और जो काफ़ी क्वेश्चंस बच गए हमारे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।